नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, संवैधानिक विकास की यात्रा में हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट की श्रृंखला में 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और उसके बाद 1861 का अधिनियम। उसके बाद हमने पढ़ा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक बार फिर से देखना, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले था भारत सचिव और मिंटो था गवर्नर जनरल वायसराय। इसमें अपन ने देखा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत मुसलमानों को उन्हीं के क्षेत्रों से निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने इसमें देखा कि अंग्रेजों ने इस नीति को अप्लाई किया, जो थी फूट डालो और राज करो। ठीक है, इसके बारे में दो तीन लोगों ने जो कथन किए वो इस प्रकार है कि मिंटो ने ऐसे कहा कि मैं उस नाग के दूध पिला रहा हूं या बीज बो रहा हूं जिसका जहर बहुत ही खतरनाक होगा, और के एम मुंशी ने कहा कि उभरते हुए प्रजातंत्र को खत्म कर दिया गया। ये जो निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? पिछली कक्षा में अपने पढ़ा था 1892 के अधिनियम द्वारा। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जब बात आए तो अपन बात करेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें एक बात और थी, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीय सदस्य के रूप में पहली नियुक्ति हुई वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये बात अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। इसके आगे अपन पढ़ेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, आज की जो कक्षा होगी वो होगी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो इसकी घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को, और 1919 में अधिनियम पारित होकर जो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो घोषणाएं की थी उनमें सुधार के लिए और भारत में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो शुरुआत हुई वो हुई 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। तो इसकी घोषणा कब हुई? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917। और आया कब पास हो गए? 1919 में। ये तो थे भारत सचिव, मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल। अब इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में आते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है इस अधिनियम द्वारा। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा होती है? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है कि उत्तरदायी
उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी कि सरकार किस तरह जनता के प्रति किस तरह उत्तरदायी होगी, उस शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। इस द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतों में दो तरह के विषय बांटे गए। पहले विषय थे आरक्षित विषय, और दूसरे विषय थे हस्तांतरित विषय। इस तरह द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतों के विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। इन विषयों के अंतर्गत जो कुछ आरक्षित विषय रखे गए वो गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से करता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि आरक्षित विषयों के अंतर्गत किन किन सब्जेक्ट्स को रखा गया और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया। तो पहला है आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों में अपन देखते हैं कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से इन कार्यों को संपन्न करेगा। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद की सहायता से इन कार्यों को करेगा। इनमें कौन कौन से विषय रखे गए थे? कानून व्यवस्था, आरक्षित विषयों में कानून व्यवस्था, भू राजस्व तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों में वित्त, उद्योग, कृषि। जिन विषयों से अधिकतम आय प्राप्त की जा सके उन विषयों को इस आरक्षित विषयों के अंतर्गत रखा गया, जो गवर्नर जनरल द्वारा अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से संपन्न किए जाते थे। अब ये कार्यकारिणी परिषद विधान परिषदों की, जो प्रांतों की जो विधान परिषद अपने स्थापित की थी पिछले अधिनियमों में, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। ये बात याद रखना है कि विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो कार्यकारिणी परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगी? विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। ये बात याद रखना है कि उत्तरदायी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो विषय थे ये मुख्य विषय थे, इन पे जो अधिकार दिए गए वो किसको दिए गए? गवर्नर जनरल को दिए गए थे। उसके बाद हस्तांतरित विषयों की अपन बात करें तो उनमें अपन विषय देखेंगे हस्तांतरित विषय। इन विषयों को गवर्नर जनरल मंत्रियों के माध्यम से संपन्न करता था। किसके माध्यम से? मंत्रियों के माध्यम से। ठीक है, इनको जो आरक्षित विषयों में अपन देखा कि कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से कार्य संपन्न करता था, और हस्तांतरित विषय हैं उनको गवर्नर जनरल मंत्रियों के माध्यम से संपन्न करेगा, और ये विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, विधान परिषदों के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। यहां इसमें
जो विषय रखा गया वो गवर्नर जनरल के जो आदेश हैं वो सर्वमान्य होंगे। बाकी जो मंत्रियों को रखा कि ये तो उत्तरदायी हैं, बाकी जो कार्यकारिणी परिषद है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, इसी तरह जो अपन ने सबसे पहले देखा था कि इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो यहां अपन देखेंगे कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो ये उत्तरदायित्व की जो भावना सबसे पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में देखी जाती है, वो हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत देखी जाती है कि गवर्नर जनरल हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत जितने भी काम आएंगे उन वो काम मंत्रियों के माध्यम से करेगा और वो मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये बात यहां तक हो गई। उसके बाद इसकी जो महत्वपूर्ण और अन्य विशेषता है वो है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। 1892 के अधिनियम में अपन ने निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत पढ़ी थी, तथा अब अपन पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम की महत्व विशेषता है, वो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। इसके बाद अभी जो यूपीएससी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना भी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा होती है। तो अपन ने देखा कि 1926 में जाके होती है लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना जिसकी रूपरेखा कहां तैयार की गई थी? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। अब इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए सीमित तय किएगी कि 10,000 से ऊपर की आय वाले व्यक्ति को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया। वो निर्वाचन केंद्रीय विधानमंडल के विधानसभा के सदस्यों के लिए किया जाता था। इसके बाद अपन ने देखा लोक सेवा आयोग की स्थापना इस अधिनियम में खाका तैयार किया जाता है। फिर 1926 में जाके लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। इसके बाद अपन देखेंगे कि केंद्रीय और राज्यों के बजट को इसमें अलग अलग किया जाता है। तो बजट का विभाजन किस अधिनियम द्वारा? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। इस बजट में केंद्र और राज्यों के बजट को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद इस अधिनियम की अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो इस प्रकार है कि अपन ने देखा था कि मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, जो बाद में इसका विस्तार किया जाता है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। ईसाई सिख तथा अन्यों को इसमें सेपरेट क्या दिया जाता है? मत का अधिकार दिया जाता है। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार अपन देखेंगे तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में देखेंगे। तो इसमें पहले 1909 के मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों को दिया गया था। उसके बाद ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन, तथा यूरोपीय, इन लोगों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार के माध्यम से आगे निर्वाचन के लिए सेपरेट क्षेत्र दिए जाते हैं। ये सारी विशेषताएं थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निराशाजनक तथा असंतोषप्रद की संज्ञा दी तथा लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा तथा राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे
निराशाजनक तथा असंतोषप्रद की संज्ञा दी। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में अपन एक बार फिर रिवीजन में देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी घोषणा कब हुई, 20 अगस्त 1917 को। फिर ये आया कब, 1919 को। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन किस तरह से था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन के अंदर विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहले थे आरक्षित विषय, जिसमें गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से काम करता था और वो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। दूसरा जो स्थानांतरित विषय थे, उनमें था कि गवर्नर जनरल मंत्रियों के माध्यम से काम करता था, लेकिन वो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके बाद इसकी विशेषता थी कि इसमें निर्वाचन प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से किया गया, जो 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष रूप से शुरुआत की गई थी। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया गया कि इनकम के लिए 10,000 रुपए की आय वाले व्यक्ति को मत का अधिकार दिया गया। इसके बाद इसकी विशेषताओं में यह था कि लोक सेवा आयोग की जो स्थापना 1926 में हुई, उसका खाका भी इस अधिनियम द्वारा तय किया गया। तथा अन्य जो विशेषता थी वो ये थी कि इसे क्या किया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका भी विस्तार किया गया। तथा एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है यह है कि जो महिलाओं को मताधिकार दिया गया वो भी इसी अधिनियम द्वारा दिया गया। एक बात और ऐड कर लेना इसमें कि महिलाओं को मताधिकार, ठीक है। बाद में इस राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे निराशाजनक तथा असंतोषप्रद कहा तथा तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो इसको बार बार रिवीजन करना है, आपको बाकायदा लिखा दिया जाएगा कल की कक्षा में, तथा आपको पीछे की कक्षाएं कंटिन्यू करते हुए आगे जो पटवारी का जो ये सिलेबस चल रहा है उसको अपन 1 महीने में लगभग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब से जो ये राखी की छुट्टियां थी, इसके बाद जो कक्षाएं होंगी वो बिल्कुल नियमित कक्षाएं होंगी, सभी विषयों की होंगी। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।